आपने ट्यून किया है रेडियो धूम 89.6। सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे। साथियों, विनम्रता व्यक्ति के व्यवहार को उजागर करती है और विनम्र व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा, यही कामयाबी का मूल मंत्र है। आपने वो गाना तो सुना होगा, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन में इन्होंने आत्मसात किया है। हम बात कर रहे हैं हमारे मेहमान की, जो आज रेडियो धूम के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप रायगढ़ के प्रतिष्ठित समाज सेवी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रायगढ़ के लोकप्रिय समाज सेवी स्वर्गीय श्री माथुराम अग्रवाल जी और स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी अग्रवाल जी के आप सुपुत्र हैं। आप हैं श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका रेडियो धूम में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत थैंक यू जो आपने मुझे आज यहाँ का गेस्ट ऑफ द डे बनाया। बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया, आमंत्रित किया। आज का दिन काफ़ी ख़ास है क्योंकि आज आपने अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर रेडियो धूम के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और उम्र से तो क्या है कि मेरा ऐसा सोचना रहता है कि जन्मदिन जो आता है वो एक बरस गुजरता नहीं है, बल्कि एक बरस जीने का अवसर और मिलता है। बिल्कुल। तो इस कड़ी में जो मेरा सबसे पहला प्रश्न है अग्रवाल जी आपसे, वो ये कि आप एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी जाने-माने आपके पिता रहे हैं रायगढ़ में। तो उस दौरान जब आप छोटे हुआ करते थे, कैसा लगता था? रायगढ़ में सभी लोग जानते हैं, तो कैसा अनुभव होता था आपको और फ्यूचर को लेकर आपके क्या विज़न थे? जब पिताजी का नाम, जब मैं बहुत छोटा था और मुझे गुरुकुल की पढ़ाई के लिए घर से दूर भेजा गया था, जी। उस समय मैंने अपने पिता की ऊंचाइयों को देखा था और पिताजी के राजनीतिक दुश्मनों को भी मैंने जाना था कि जिन्होंने पिता को कारावास करवाया, परेशानी कराई, बहुत सारी दिक्कतों से मेरे पिता ने जी। वो बहुत लंबी लड़ाई जीती। और परिवार संयुक्त परिवार था हमारा और पिता सर्वोच्च थे और पिता की आज्ञा का कोई पालन न करे ऐसा होता ही नहीं था। जी। संयुक्त परिवार में मुखिया की बात मानी ही जाती थी। और शिक्षा के लिए जब मुझको भेजा गया था तो मेरे पिता ने मुझको आशीर्वाद देके भेजा था। मैं अपने जीवन के 6 साल उस गुरुकुल में बिता करके लौटा, जी। जहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी पास की। जी। तो स्कूली शिक्षा आपने रायगढ़ से बाहर प्राप्त की है? जी, भारत भारती विद्यालय बैतूल में मैंने 6वीं से लेकर 11वीं तक की क्लास मैट्रिक वहीं मैंने किया। जी। और वहाँ आवासीय व्यवस्था थी, गुरुकुल व्यवस्था थी। मतलब प्रातः हर काम वहाँ पर घंटी पर होता था, जी। उठने से लेकर सोने तक। जी। और बड़े अनुशासन में उन्होंने रखा और सेल्फ अपने काम को आप सब करिए, जी। उस तरह से उन्होंने वहाँ पर हम लोग को जीवन दिया। और वो आदर्श बना जीवन का कि अपने काम को हमको स्वयं करना है। जी। तो सर, पहली से 5वीं तक की शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की थी? पहली से 5वीं तक की शिक्षा यहाँ गुरु नानक स्कूल जो है जी। मुस्टापारा में, जी। जी। यही मैंने प्राप्त की थी। जी। उस जमाने में कापी पेन नहीं हुआ करते थे, स्लेट और खड्डे से ही पढ़ाई की जाती थी। जी। जी। 5वीं क्लास में हमको पेन और पेपर देखने को मिला था। अच्छा। उस दौर में आपने पढ़ाई की है जिस वक़्त पहली से 5वीं तक सिर्फ़ स्लेट में पढ़ा जाता था। स्लेट में पढ़ाई होती। जी। और फिर महाविद्यालय की जो शिक्षा है वो आपने कहाँ से प्राप्त की? महाविद्यालय की शिक्षा मैंने रायगढ़ डिग्री कॉलेज से प्राप्त की, जी। जहाँ मैंने बीएससी किया। जी। और मैंने 2 बार मतलब पीएमटी का एग्ज़ाम दिया। जी। मेरे पिता की बड़ी इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं जी। और मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया। दोनों बार एग्ज़ाम में मैं पास भी हुआ। तो उस समय कुछ आरक्षणों की व्यवस्था थी और उसमें हम लोग का चयन नहीं हुआ। जी। मेरे कई साथियों का भी चयन नहीं हो पाया। जी। जी। तो जब आप बीएससी कर रहे थे कॉलेज में, उसी दौरान आपने सोच लिया था आप चिकित्सा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ेंगे? क्योंकि वर्तमान में आप चिकित्सा के क्षेत्र में ही हैं। चिकित्सा में क्षेत्र में दोबारा आने का कारण है मेरी माताजी। जी। सन 1994 में मेरी माता को
कुछ कुछ तकलीफ़ें हुई थी। उस समय रायगढ़ में हॉस्पिटल्स नहीं थे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी। जी। डॉक्टर्स ज़रूर थे लेकिन सुविधाएं नहीं थी। हम्म। तो 95 में मैंने एक दवा दुकान का व्यवसाय प्रारंभ किया, जी। जिसमें मेरी माँ ने मुझको मदद की। हम्म। और दुर्भाग्य देखे कि 2001 में मेरी माता का निधन मतलब इलाज के अभाव में ही हुआ। उनको साइलेंट हार्ट अटैक ने घेरा हम्म। और उसमें उनकी असमय मौत हो गई। जी। तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि अपने को एक चिकित्सालय खोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और इसके लिए मेरे पिता ने मुझको साथ दिया जी। और संबलपुर के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने इस काम में मेरी मदद की। हम्म। तो हम 2005 में एक अस्पताल प्रारंभ कर सके, जिसे प्राइवेट अस्पताल के रूप में संजीवनी नर्सिंग होम के नाम से आज जाना जाता है। जी। जी। तो आपने कॉलेज की परीक्षा के बाद आपने 2005 में संजीवनी नर्सिंग होम की स्थापना की। उस बीच आपने क्या किया, क्या व्यापार चुना, कौन सा क्षेत्र चुना? हमारा पैतृक व्यवसाय था कॉपी का निर्माण करना, रजिस्टर बनाना, फाइलें बनाना। जी। मेरे पिता ने मुझको उसी व्यवसाय में रखा और पूरे उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में यहाँ से कापियाँ बन के जाती थीं जी। और सब जगह बिकती थी। और बहुत सस्ते दरों पर रायगढ़ का नाम था, आज भी नाम है जी। कि रायगढ़ एक ऐसा जिला था कि जहाँ कापियाँ बड़े सस्ते दर पर मिलती थी। तो लोग बम्बई के पास तक के लोग यहाँ से खरीद के ले जाते थे कापियाँ। हम्म। और ये व्यवसाय आज भी उन्नत है। उस समय, उस जमाने में विद्यार्थियों के प्रयोग में आने वाली कापियों पर कोई टैक्स नहीं था, जी। इसलिए यहाँ पर सबसे सस्ती कापियाँ मिलती थी। जी। आप इस दिशा में आपने कुछ और भी प्रयास किए, आप किसी संघ से भी जुड़े रहे, पेपर फेडरेशन ऑफ इंडिया। वो कैसा समय था और क्या प्रयास किए आपने उस दौरान? ऑल इंडिया पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन पूरे भारत का एक ऐसा संस्थान है जिसमें केवल पेपर बेचने वाले ही सब डीलर्स रहते थे। जी। तो एक समय ऐसा आया 94-95 में कि मतलब हम लोगों ने ये सोचा कि भाई पेपर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कापियाँ बनाने में होता है, जी। तो हमें ये सदस्य बनाएं ये लोग, ताकि हम भी इनके हर कार्यक्रम में शरीक हो सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें, व्यापार को अच्छे तरीके से कर सकें। तो हमने 2 साल हमने मेहनत की कि हमको ये लोग सदस्य बनाएं। तो उसके बाद ऑल इंडिया पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उस समय ए नटेशन जी थे। जी। नागपुर की एक मीटिंग में फिर उन्होंने घोषणा की कि अब जो भी कापी वाले हमसे मिलने आएंगे और आवेदन देंगे, हम उनको अपना सदस्य बनाएंगे। जी। तब से हम लोग ऑल इंडिया पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं। अभी वर्तमान में एक रायगढ़ का ही लड़का जी। ऑल इंडिया पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। वाह! ये बड़े गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है। उस दौरान जब आपने प्रयास किया कि आप उस फेडरेशन के हिस्सा बने और आज वो दौर है कि यहाँ से नेतृत्वकर्ता चुने जा रहे हैं, तो ये अपने आप में गौरव की बात होती है। सर, ये तो बात हुई आपकी शिक्षा की और आपके करियर की, आपके व्यवसाय की। इन सब के बीच आप अपनी हॉबीज़ को कैसे ज़िंदा रखते हैं? आपकी क्या हॉबीज़ हैं? क्या आपके शौक हैं? क्या उन सब के लिए समय मिल पाता है आपको? जिंदगी में काम, व्यवसाय और परिवार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, लेकिन किंतु मेरा शुरू से ये मानना है कि हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का जी। हमेशा सम्मान करें। हिंदी से प्रेम रहा और हिंदी को लेकर के मैंने बहुत सारे कवियों को सुना भी है, उनकी कविताओं में मेरी रुचि रही है। जी। गीतकार लोगों में मेरा अपनापन रहा है। रायगढ़ में हमने 10 कवि सम्मेलन मैंने अपने जीवन में अभी तक कराए हैं, वाह! जो राष्ट्रभाषा हिंदी को समर्पित करने के लिए ही किए हैं। जी। और जब से मैं नर्सिंग होम के व्यवसाय में आया, तब से बस यही इच्छा रहती है कि भाई लोग स्वस्थ होकर लौटें, जी। उनके चेहरे पर एक मुस्कान हो, जी। एक अच्छी एक अच्छी बात सामने निकल के आए कि भाई मेरा इलाज अच्छा हुआ और मुझे यहाँ पर संतोष मिला। जी। जी। तो आप मुख्य रूप से कविता, हिंदी भाषा की जो कविताएँ हैं, वो सुनने का शौक रखते हैं। जी, हिंदी भाषा में गीतकार लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरे पिता को भी कवि सम्मेलनों का बहुत शौक था। जी। जी। बहुत वर्ष पहले यहाँ के रामलीला मैदान में जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे या नटवर स्कूल में हुआ करते थे, जी। तब मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पिता
अपने स्कूटर में मुझे ले जाते थे। जी। तो तब मैं उनकी रुचि ये देखता था कि भीड़ के आखिरी में वो खड़े होते थे अच्छा। और स्कूटर से पूरा कवि सम्मेलन सुनते थे हम्म। और मैं भी सुनता था। तो वहां से मेरी रुचि जागृत हुई, मेरी जी। इच्छा कि भाई मेरे पिता को इतना प्रेम है इस हिंदी से, तो मुझे क्यों ना हो। क्यों ना हो। तो ये सोच करके तब से मैं कवि सम्मेलन के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ी। जी। मैंने उनको सुना, मैं बाहर जाके बहुत सारे कवियों को सुना और रायगढ़ में हमारे लोगों को यहाँ ये लाभ मिले कि अच्छी बातें, अच्छी कविताएं, एक राष्ट्र प्रेम, एक राष्ट्र हिंदी को लेकर के हम आगे बढ़ें जी। और इसका यहाँ की जनता को लाभ मिले, ये सोच करके जी। कवि सम्मेलन के प्रति मेरा प्रेम आज भी है। अच्छा, तो कोई ऐसी कविता जो आपके मन के बहुत करीब हो, कुछ पंक्तियां यदि आपको याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। वाह वाह, सच में ये पंक्तियां, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी इन सब पंक्तियों को कुमार विश्वास की बहुत पसंद किया करते हैं। आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में मेहमान उपस्थित हैं श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, उनकी जीवन से जुड़ी उनकी कुछ यादें हम जान रहे हैं और हमें उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें पता चल रही हैं। बहुत ही रोचक हमारी चर्चा चल रही है और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। सर, व्यापार और शिक्षा और शौक के अलावा आप समाज सेवी गतिविधियों से भी जुड़े रहे हैं, जिसके तहत आप कुछ संघ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े रहे। तो 1985 की एक बात हमें ये ज्ञात हुआ कि कुछ एक बाइक रैली जैसी कोई आपकी एक किस्सा है। हम उस किस्से के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या वो किस्सा रहा है और रोटरेड क्लब के आप उस दौरान शायद अध्यक्ष थे, ऐसा कुछ, क्या ये सत्य है? जी, 1985 में मेरा विवाह नहीं हुआ था। मेरे साथ बहुत सारे साथी थे और मुझको प्रशासनिक सहयोग भी बहुत मिलता था जी। क्योंकि हम लोग जनसेवा के कार्य करते थे, जैसे बस स्टैंड पर पीने के पानी की व्यवस्था करना, कहीं ट्यूबलाइट लगाना, कहीं स्ट्रीट लाइट लगाना। तो उस समय नशे को लेकर के बहुत सारी बातें आती थी कि लोग नशा बहुत करते हैं, शराब बहुत पीते हैं। तो मन में एक विचार आया। रायगढ़ के जिलाधीश उस समय श्री पी.के. दास जी थे जी। उनसे मिलकर के हम लोगों ने ये तय किया कि हम एक बाइक रैली पूरे मध्य प्रदेश में हम निकालेंगे। रायगढ़ से जो प्रारंभ होगी जी। हमने 19 जिलों को उसमें शामिल किया। अच्छा। और लगभग 16 दिन की यात्रा रही जी। जिसमें हम 10 मित्र, जो रोटेट क्लब हमारा था जी। 10 मित्र 5 मोटरसाइकिल में यहाँ से निकले और हर जगह जो भी कोई चौक चौराहा आता था, हम नशे के खिलाफ कहते थे, बोलते थे जी। उनसे संबंधित गानों को सुनाते थे जी जी। और हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं और एप्रॉन पहन करके लोगों को आकर्षित करते थे जी जी। कि आप लोग नशा न करें। और एक मैत्री यात्रा उस पूरे कार्यक्रम को हमने नाम दिया था जी जी। जिसको कि तात्कालिक मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह ने हमको बहुत सराहा था जब हम भोपाल पहुंचे थे जी। और इस यात्रा को लेकर के रायगढ़ में हम लोग का बड़ा चर्चा रहा। और बड़ी खास बात ये थी कि हमको कहीं भी रास्ते में रुकने के लिए कोई तकलीफ नहीं हुआ, हमको कहीं भोजन के लिए कोई तकलीफ नहीं हुआ। लोगों ने स्वयं से हमको सहायता दी, हमको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। हमको हाथों हाथ लिया, हमारे विषय को हाथों हाथ लिया और हमको बड़ा स्वागत किया लोगों ने जी। और 1985 की आप ये बात बता रहे हैं, वो दौर मतलब एक पुराना समय है। उस दौरान बाइक रैली, वो भी रायगढ़ से लेकर भोपाल तक, ये बहुत बड़ी बात होती है उस दौरान। और फिर एक ऐसे विषय को लेकर, नशा मुक्ति जैसे विषय को लेकर एक कैंपेन था। वो जनरली हम देखते हैं सर कि कैंपेन कुछ घंटों का होता है, कुछ समय का होता है, एक दिन का होता है और कुछ सीमित जगह पर होता है। लेकिन इतने सारे ज़िलों को आपने कवर करते हुए रायगढ़ से लेकर भोपाल तक नशा मुक्ति का ये कैंपेन चलाया, ये वाकई में काबिले तारीफ है जी।
एक्चुअली क्या था कि उस समय हम दसों के दसों मित्र जो हैं वो सब जवान थे, युवा थे, एक जुनून था। जी और इस संदेश को पहुंचाने का काम जो जिलाधीश महोदय ने हम लोग को दिया, जी तो हम सब ने आपस में जब मीटिंग किया कि भी 15 दिन अपने घर से बाहर रहना, हम्म तो मैं अध्यक्ष था क्लब का, तो मुझको किसी भी मेरे मित्र के पिताजी ने सबने मना किया कि नहीं, 15 दिन के लिए बच्चे को नहीं भेजेंगे। अच्छा उन सबको हमने मतलब जा जाके समझाया, हम्म हमने उनकी सुरक्षा की गारंटी ली, जी जी तब हाँ उन्होंने अपने बच्चों को मेरे साथ भेजा। बिल्कुल। और ये क्योंकि बाइक रैली थी, बाय रोड हाँ जाना था, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से शायद वो मना कर रहे हों, जी और फिर जी आपने कन्विंस करने का भी उनको काम किया। जी। और स्वाभाविक सी बात है कि वो मान गए, तभी ये बाइक रैली आपकी हाँ, संपन्न, मैत्री रैली जिसे आप मैत्री कहते हैं, यात्रा। मैत्री यात्रा। सर, रोटरेक्ट क्लब के आप अध्यक्ष थे, उस दौरान आपने मैत्री यात्रा करवाई और बाद में आप रोटरी क्लब से भी जुड़े, और रोटरी क्लब के आप संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस बारे में हमें कुछ बताइए। रोटरी क्लब उस समय रायगढ़ में सीनियर लोगों का एक रोटरी क्लब था। जी हम लोग उनके अंडर में ही रोटेट क्लब का ऑर्गेनाइजेशन किया था हम लोगों ने, जी जो रोटरी की युवा शाखा थी। अच्छा अब उसके बाद में सीनियर लोगों द्वारा ये कहा गया कि तुम लोग हमारे रोटरी में आ जाओ, तो एक नया क्लब उस समय बना करके हमने चालू किया। आदरणीय ललित सुरजन जी जो उस जी समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, जी उन्होंने उस क्लब को चार्टर दिया हम्म और 88 में इसकी स्थापना हुई। 25 मेंबरों से इसकी शुरुआत हुई, अच्छा जो अभी तक ये यात्रा जारी है। जी और जनसेवा का काम अभी तक प्रयास हम लोग करते हैं हम्म और करते रहेंगे। तो सर, रोटरी क्लब से आप इतने वर्षों से, मतलब कि संस्थापना से लेकर के, स्थापना से लेकर के अब तक आप रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं। जी, हमारे रोटरी में, रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा करने की संस्थान है, जी जिसमें कि हम सभी सदस्य, ऐसे सदस्यों का चयन किया जाता है या उनको आमंत्रण के रूप में क्लब में लाया जाता है जी कि भाई आप अपनी स्वेच्छा से दान करते हुए हम्म और अंतर्राष्ट्रीय सेवा में भी आप दान करें, और उसके बाद आप अपने जिले के लिए जी आप एक सेवा का मिसाल कायम करें। जैसे आपको याद होगा, रोटरी इंटरनेशनल ने बहुत साल पहले, मतलब सन 92 में जी पल्स पोलियो अभियान चलाया, अच्छा जिसमें कि रोटरी इंटरनेशनल ने इस पोलियो को उन्मूलन के लिए पूरे विश्व में अपने स्तर पर दवाइयां अमेरिका से यहाँ भारत में आई हैं। जी उन दवाइयों को हम रायगढ़ जिले में जब दवाइयां आई, तो उन दवाइयों को, जब रायगढ़ और जसपुर एक ही जिला था, जी तो हमने रायगढ़ से जसपुर तक के सारे जितने भी वैक्सीनेशन पॉइंट थे, उन सब पर पोलियो ड्रॉप हमने पहुंचाया। जी और ये साल, उस साल हमने 2-3 साल ये काम कंटिन्यूअस हुआ, तो उसमें रोटरी को एक बड़ी पहचान मिली कि उन्होंने पोलियो एरिडिकेशन में बहुत बड़ा काम किया। सर, रोटरी क्लब के संस्थापक अध्यक्ष होते हुए उस दौरान और वर्तमान में और कौन कौन सी गतिविधियां आप करते हैं और क्लब के माध्यम से करवाते हैं। देखिए, रोटरी क्लब में मुझे संस्थापक अध्यक्ष का सौभाग्य मिला। उसके बाद से हर साल हमारे अध्यक्ष नए आते रहे, नए जी चेहरों ने सब काम किए, जी सबने अच्छा काम किया। एक हमारा परमानेंट मिशन है जी कि हम किसी भी बूढ़े व्यक्ति को छड़ी हम लोग देते हैं, अच्छा और वो उस काम को रोटरी क्लब द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, किसी को सुनने में परेशानी है तो उसको हियरिंग एड्स जी हम लोग रोटरी क्लब की ओर से देते हैं, जी जी जो हमारे संजीवनी नर्सिंग होम में वो शाम को किसी भी समय आकर के प्राप्त कर सकता है, आधार कार्ड दिखा के। जी ये हम लोग करते आ रहे हैं बहुत सालों से, जी 15 साल से ऊपर हो गया, जी और ये छड़ी और हियरिंग एड का काम हम लोग कर रहे हैं बराबर। जी। तो ये मतलब हर दिन ये उपलब्ध रहता है किसी भी समय, या एक विशेष इसका कोई कोई अवधि होती है, कोई दौर कोई होता है। आता है, मान लो उसमें हम लोग नहीं है, तो उसका नंबर ले लेते हैं, जी फिर उसको या तो हम पहुंचा देते हैं या जी उसको बुला के दे देते हैं। जी ये परमानेंट अभियान है, जी यानी जी इसको आप स्थायी प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। जी और हम लोग हर वर्ष लगभग 100 से ऊपर छड़ी और 50 से ऊपर हियरिंग एड हम लोग देते हैं। जी, ये बहुत ही नेक काम है, और आमतौर पर हम देखते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, एक उम्र के बाद इन दोनों ही चीज़ों की लगभग ज़रूरत पड़ती है, और कई ऐसे परिवार हैं जो इसका जो कॉस्ट है, जो मूल्य है, वो वहन नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत नेक काम रोटरी क्लब कर रहा है। ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, और ऐसे भी परिवार हमें हो सकता है सुन रहे हों जिन्हें इसकी आवश्यकता है, तो क्या वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जरूर, मैं रोज सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक अपने ऑफिस में रहता हूँ। जी शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने ऑफिस में रहता हूँ। कोई भी आएगा तो मैं उसको निराश नहीं करूँगा। हमारा रोटरी क्लब जो है,
हर वर्ष लगभग 6 हेल्थ कैंप लगाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जी दूरांचल के क्षेत्रों में। और वहाँ पर हम लोग डॉक्टरों की टीम ले जा करके वहाँ के लोगों की जांच करते हैं, जी मरीजों को देखते हैं हम्म और संबंधित दवाइयाँ भी हम लोग वितरित करते हैं, जी उनकी जांच ब्लड की भी कराते हैं। हम्म कोई मेगा कैंप होता है तो उसमें हम बाहर के बड़े चिकित्सकों को भी बुलाते हैं। जी पिछले 25 साल से लगभग ये काम चल रहा है और हर वर्ष हम लगभग 4 से 5 हेल्थ कैंप करते हैं। जी। आप भारतीय रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य भी हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के। जी, तो इस दिशा में आपके क्या प्रयास हैं और किस तरह से आप सक्रिय रहते हैं इन कामों में? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत साल पहले हम लोग मेंबर बने थे जी और अभी हम अपने संजीवनी में एक ब्लड बैंक की स्थापना की है पिछले 3 वर्षों से। जी तो दिमाग में ये रहता है कि भाई कोई मतलब किसी को खून की आवश्यकता है जी तो उसको खून समय से मिल जाए, रक्त मिल जाए ताकि उसका जीवन बचाया जा सके। जी और उस प्रयास में हमको बहुत सफलता मिलती है। हम्म। अभी संजीवनी में हम लोगों ने पिछले 2 महीने पहले जी डायलिसिस की सुविधा भी प्रारंभ की है। जी। और ये बहुत अच्छी सुविधा है। आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत समय ऐसा होता है कि डायलिसिस एक महंगा इलाज, एक महंगी प्रक्रिया है। और अगर ये मुफ्त में मिलती है, बिना कॉस्ट के मिलती है लोगों को जिनको इनकी ज़रूरत है, तो ये काम बहुत ही नेक काम है। इन सब के अलावा आप शिक्षा से भी जुड़े हैं, यानी कि शिक्षा की दिशा में भी आप कई प्रयास कर रहे हैं और इसी दिशा में आप स्वामी बालकृष्णपुरी विधि महाविद्यालय के चेयरमैन हैं। तो उस दिशा में आप क्या प्रयास कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों को इसका जो लाभ है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? स्वामी बालकृष्णपुरी विधि महाविद्यालय जो है ये बहुत वर्षों पहले जी एक स्कूल में किराए पर संचालित होता था अच्छा और रायगढ़ के जो बड़े बड़े वकील रहे, हम्म आटले जी, डीपी श्रीवास्तव जी, जी उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हम्म ये संस्था है। जी बाद में जमीन किसी ने दान दी हम्म और स्वामी जी ने उसमें अपना योगदान दिया, जी तब इसकी स्थापना यहाँ पर की गई। मैं पिछले 9 वर्षों से यहाँ का चेयरमैन हूँ। जी जी इसके पहले श्री रोशन लाल जी वहाँ के अध्यक्ष रहे हम्म और 9 वर्षों में मेरा प्रयास ये रहा कि कॉलेज में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी उसको बढ़ाया जाए, कॉलेज के पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाए, बच्चों को शिक्षा के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े। जी जैसे हमारे यहाँ लाइब्रेरी हमने प्रारंभ की बहुत अच्छी। दूसरा हमने वहाँ पर एक म्यूट कोर्ट बनाया है जिसमें कि जो बच्चे वकील बनेंगे वो जज के सामने किस तरह की बहस करेंगे, जी जी न्यायाधीश के समक्ष कैसे प्रस्तुत होंगे, इसका भी हमने अभ्यास के लिए एक प्रयोगशाला बना के दी है। जी। पूरा मॉक, एक जो मॉक म्यूट कोर्ट रिहर्सल उसको है। कहते हैं जी। जी जी म्यूट कोर्ट को ही हमने स्थापना कराया। उसके बाद में अभी हमारा जो प्रयास है कि एलएलएम की क्लास हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है जी जो अगले महीने से प्रारंभ होंगी, हम्म जिसमें 25 सीट शासन ने हमको स्वीकृत की है। अच्छा और उसके लिए भी हम अभी स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं। जी अभी एक स्मार्ट क्लास और एक ई लाइब्रेरी का हमने प्रावधान किया है जी जो अगले माह से प्रारंभ हो जाएंगे। जी जी। अपने जीवन के इन 60 वर्षों में आपने कई ऐसे काम किए हैं जो सचमुच प्रशंसा के योग्य हैं। और उसी दिशा में आप वर्तमान में चिकित्सा की सुविधा आप दे रहे हैं संजीवनी नर्सिंग होम के माध्यम से। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि उस हॉस्पिटल में कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं? क्या सुविधाएँ आप रायगढ़ के और बाहर के लोगों को दे रहे हैं? और आपके परिवार का उसमें किस तरह से सहयोग है? परिवार का सहयोग तो जी बहुत है। ये तो इतनी बड़ी सेवा को अनवरत चलाना आसान नहीं होता है जी, बिल्कुल। और बहुत कम मूल्यों में प्राइवेट अस्पताल को चलाना भी एक चुनौती भरा काम होता है। हुँ, और सर्जरी हमारा मेन मुद्दा रहता है। छोटी सर्जरी जितनी रहती हैं जी। और महिलाओं की जो सर्जरी रहती है हुँ, इनसे संबंधित, जैसे आप कह सकते गायनोकोलॉजिस्ट जी। है हमारे यहाँ और एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, जी। पीडियाट्रिक सर्जन है। और हमने बीच में आईसीयू और एनआईसीयू हुँ, पिछले 12 साल पहले हमने बनाया था। जी। और एनआईसी आईसीयू में जिन बच्चों को गंभीर कुछ बीमारियां होती हैं हुँ, या बच्चे क्रिटिकल जो बर्थ से ही होते हैं जी, उन जी। सबको मतलब ठीक करने के लिए, उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए सारे उपकरण और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जी। बैक्टीरिया रहित ओटी बनाया गया है, हुँ, बैक्टीरिया रहित आईसीयू और आईसीयू का निर्माण किया गया है। हुँ, और ये सब व्यवस्थाओं को करने में काफ़ी खर्च भी आता है, जी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम
अपने संस्थान से होने वाले आय को जी हम अपने घर नहीं ले जाएंगे, जी हम उस आय को इसी में इन्वेस्ट करेंगे। जी। आमतौर पर होता है कि कोई भी सुविधा यदि दी जाती है तो अम, आय का साधन एक बना लिया जाता है, उसे आय स्वरूप देखा जाता है और आपने उस आय को वापस उसी संस्था में इन्वेस्ट करने का सोचा और ताकि लोगों को और ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकें। जी, दूसरा क्या है कि जब कोरोना का समय आया था, तो कोरोना के समय अस्पतालों को चलाना बड़ा मुश्किल था। जी, बिल्कुल। हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ हमें ये कहने लगे कि हमें जान का डर है, हुँ। हम कोरोना का काम नहीं करेंगे। जी। तो हम लोगों ने फर्स्ट वेव जब आई थी, तो हम हुँ। काम नहीं कर पाए। हमारे सब लोग डरे हुए थे, जी। कोरोना से बहुत घबराहट थी लोगों को। हुँ। उस समय अस्पताल चलाने में बड़ी कठिनाई हुई और शहर में कर्फ्यू जैसा आलम था बिल्कुल, हाँ। और पूरा भारत बंद था। उस तरफ उस समय बहुत कठिनाइयाँ आई, स्टाफ को कैसे रखना है, किस तरह से इनको मैनेज करना है। जी। सेकंड वेव में इन लोगों ने हिम्मत दिखाई, हुँ। क्योंकि फर्स्ट वेव में हमने इनको पूरी मदद की, जी। किसी भी स्टाफ को ये नहीं कि कोई तकलीफ पाने दिया हो। हुँ। तो उससे प्रेरित होकर के सेकंड वेव का हमने काम किया जी। और बहुत से लोगों को हमने ठीक किया। हुँ। हमारे यहाँ लगभग 90 लोग भर्ती हुए थे कोरोना के, हुँ। जिसमें 84 लोग अपने घर स्वस्थ होकर लौटे। वाह! हुँ। बहुत ही सफलतापूर्वक आपने उस दौरान भी अपनी सेवाएँ दी। जी। सर, आप बहुत एक बड़े परिवार के सदस्य रहे हैं, कई सदस्य आपके परिवार में रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार की। आज का दौर जो है वो न्यूक्लियर फैमिली का दौर है, जहाँ पर कुछ 4-5 लोगों का परिवार होता है। तो कैसा आपका अनुभव रहा संयुक्त परिवार के साथ? वर्तमान में आपके परिवार में कौन-कौन है और संयुक्त परिवार को लेकर आपकी क्या राय है? संयुक्त परिवार में मैं पला-बढ़ा, जी। विवाह तक मैं संयुक्त परिवार में रहा। वर्तमान में परिवार में कौन-कौन है? वर्तमान में मेरी जीवन संगिनी है, जी। मेरे 2 पुत्र हैं, हुँ। नयन, तरुण जी। और मेरी बहू निशा हुँ। और अभी एक मेरा पोता है 2.5 साल से, रियांश। जी। अभी इतने लोगों के परिवार के साथ रहता हूँ। जी, इसे भी संयुक्त परिवार ही कहेंगे क्योंकि इतने सारे सदस्य हैं घर में, भाई हैं, बहुएँ हैं, पोते हैं, तो ये भी एक संयुक्त परिवार है, आप पुनः संयुक्त परिवार में आ गए। खुशियाँ ढूँढनी न पड़े, इच्छा ये रहती है परिवार में। जी। और अब इन्हीं बच्चों में, इन्हीं में ही मेरा जीवन है, मेरी ज़िंदगी है जी। और इनकी मुस्कुराहट ही मुझको ताज़गी और ऊर्जा देती है। मेरी जीवन संगिनी ने बड़ा साथ दिया है मेरा जी। जी। और बहुत ही कहना चाहिए कि निःशब्द होकर के बहुत बार उन्होंने सहयोग किया है हुँ। और बड़ी ताकत दी है उन्होंने। जी, तो उनका सहयोग नहीं रहता तो मैं शायद इतना आगे नहीं बढ़ पाता। बिल्कुल। तो यहाँ पर जीवन संगिनी के नाम एक गीत तो बिल्कुल होना ही चाहिए और कौन-सा गीत आप उन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे? जो तुमको हो पसंद वही वही बात बात करेंगे। कहेंगे। श्रोताओं, आज रेडियो धूम 89.6 के स्टूडियो में हैं श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। हमने उनसे बहुत सी चर्चा की, उनके जीवन के बारे में जाना और अग्रवाल जी, एक बार पुनः आपको 60वें जन्मदिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जीवन यूँ ही मुस्कुराता रहे और आप मुस्कुराहट बिखेरते रहें और जैसा कि आपका अभियान है कि हर चेहरे पर मुस्कान, ये है संजीवनी का अभियान। आपका ये अभियान अनवरत चलता रहे, यही हमारी कामना है। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।